जय हिंद दोस्तों। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर आज के वीडियो में मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए जिस प्रकार से आपके शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है, उसको देखते हुए मैं ये सारी चीज़ें जो आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके फ्री लेके आया हूँ बिल्कुल ही। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के अंदर आप इन क्वेश्चन को करिए और आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो देखिए अगर आप सही में सूचना सहायक बनना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट बनना चाहते हैं, या प्रोग्रामर एग्जाम बनना चाहते हैं, या राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर आपकी कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ में लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। इनको आपको ज़रूर सोल्व करना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू करते देखिए, मैच विथ द सुटेबल वन। देखिए लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है? केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। लिस्ट टू के अंदर क्या दिया हुआ है? सिंप्लेक्स, मेन और डुप्लेक्स। तो यहाँ पे दो तो आप देखोगे तो ट्रांसमिशन मोड दिया हुआ है और यहाँ पे एक आपके जो मेन दिया हुआ है, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेटवर्क का ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर। तो चलिए हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़, तो जो केबल टीवी है यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट थर्ड से हम चालू करते हैं। आप सबसे पहले कौन सा मिला पा रहे हैं, किसके अंदर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए टेलीफोन नेटवर्क की हम बात करें तो टेलीफोन के अंदर हम बात कर भी सकते हैं, बात सुन भी सकते हैं। इसका मतलब बी का जो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो माइक्रोफोन और स्पीकर। तो देखिए माइक्रोफोन है वो कौन सा? आपका सिंप्लेक्स मोड। और जो स्पीकर है वो भी आपका कौन सा? सिंप्लेक्स मोड है। देखिए माइक्रोफोन के आप सिर्फ बोल सकते हैं और स्पीकर के अंदर आप सिर्फ सुन सकते हैं। इसका मतलब सी का आंसर आपका कहीं ना कहीं 1 होने वाला है। फिर अब बचा कौन सा? आपका ए। तो केबल टीवी नेटवर्क का क्या हो जाएगा? मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका मतलब क्या हो गया? लेन से बड़ा है आपका मेन और मेन से बड़ा है आपका वेन। ये क्या है? आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से नेटवर्क एरिया को डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि भाई ये छोटा एरिया है लेन, उसके बाद अगर एरिया आता है, अगर कोई नेटवर्क कनेक्ट करता है उसको मेन बोलते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ जितना भी एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? देखिए ए का आंसर 2, तो यहाँ पे 2, बी का आंसर देखिए 3, तो यहाँ पे 3, और सी का आंसर क्या? 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो डेफिनेटली देखिए जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, जितने तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी इसके अंदर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? विच वन इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स है? देखिए ऑप्टिकल फाइबर सपोर्ट हायर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है वो ज़्यादा बैंडविड्थ सपोर्ट करती है कंपैरिजन में कोएक्सियल के। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। ऑप्टिकल फाइबर लाने का कंसेप्ट यही था कि कोएक्सियल केबल है वो आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रही थी और इसके अंदर सिग्नल एटेन्यूएट हो रहे थे, ससेप्टिबल हो रहे थे। उस कारण से कोई ऐसी हमें ज़रूरत थी फाइबर की, केबल की, जो सिग्नल को बहुत लंबी दूरी तक ले जा पाए और बिना उसके अंदर एटेन्यूएट हुए। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इंस्टॉलेशन इज़ अ हेडेक फॉर ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ट्रू है। यस, ऑप्टिकल फाइबर नो डाउट अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, पर इसके अंदर क्या है कि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, अगर हम कंपेरेटिव बात करें ट्विस्टेड पेयर, या अगर हम बात करें कोएक्सियल केबल, इनसे अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ टूल्स होते हैं, उसके थ्रू ही इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और इसके लिए भी जो इंजीनियर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है ये। आपसे पूछा गया इनमें से फॉल्स कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक इज़ अ बाई डायरेक्शनल। क्या फाइबर ऑप्टिक बाई डायरेक्शनल है? नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स आपकी क्या है? 1 डायरेक्शनल है। अगर आपको सिग्नल ले जाना है तो 1 केबल, और लाना है तो वापस दूसरी केबल। MTRJ इज़ अ कनेक्टर यूज इन फाइबर केबल। क्या बिल्कुल ये सही है? क्या MTRJ कनेक्टर का यूज़ करते हैं हम फाइबर केबल के? जी हाँ सर। और कौन कौन से केबल यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे देखिए आप ST का भी नाम ध्यान रखिए, SC का भी नाम ध्यान रखिए, FC का नाम ध्यान रखिए, और LC का नाम ध्यान रखिए। MTRJ, ST, SC, FC और LC, ये इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं उनका हम यूज़ फाइबर ऑप्टिक के अंदर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी ध्यान होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कंसिडर बिल्डिंग अ CSMA CD नेटवर्क एट 1 Gbps ओवर 1 किलोमीटर केबल विथ नो रिपीटर्स। सबसे पहले ध्यान देने लायक बात है कि यहाँ पे किस तरह के प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है, या इस जो प्रोटोकॉल है किस तरह का है, ये है CSMA CD, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्टिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ दी हुई है, वो है आपकी 1 Gbps, ठीक है। और जो केबल की जो डिस्टेंस दी हुई है, मतलब केबल की जो आपके पास क्या है 1 Gbps ओवर 1 किलोमीटर केबल, तो आपको जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है आपके पास 1 किलोमीटर। व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रेम साइज़, आपको फ्रेम साइज़ निकालनी है ना, तो फ्रेम साइज़ लिख लीजिए या मैसेज साइज़। और सिग्नल की स्पीड आपको दी हुई है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें आपको दी हुई है और आपको फ्रेम की साइज़ पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है आपका CSMA CD प्रोटोकॉल से दिया हुआ है। इसका क्या कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या है, जैसे आपकी स्टेशंस कनेक्टेड है ओके, मान लीजिए A स्टेशन है और ये B स्टेशन है। अब क्या हो रहा है, A कोई मैसेज भेजना चाह रहा है B को और B भी मैसेज भेजना चाह रहा है C को। तो यहाँ पे देखिए A ने मैसेज भेजा है, इस तरीके से ट्रैवल होते हुए जा रहा है। और जैसे ही ये सिग्नल क्या हुआ B के पास पहुँचा, उसी समय B ने भी क्या किया, अपना एक मैसेज इस लिंक के अंदर शेयर कर दिया। तो ये मैसेज क्या हो गया, शेयर कर दिया। अब क्या हो गया, इस समय के ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। तो देखिए अगर आपको टेक्निकल टर्म्स पता है तो आपको पता है A से B की दूरी क्या होगी, बताइए आप मेरे को, T प्रोपोगेशन। क्या होगी, T प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे देखिए जब A से B तक मैसेज ट्रैवल किया, आपकी फ्रेम ट्रैवल की, बिट ट्रैवल किया, वो क्या आपका TP। और जब यहाँ पे कोलिजन अकर हुआ तो ये कोलिजन भिड़ंत होने के बाद वापस क्या हो गए, कुछ जो ये सिग्नल से वापस ट्रैवल होकर कहाँ पे जाएगा, A के पास जाएगा और A को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोलिजन है। तो A क्या कर देगा, अपना जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप कर देगा। तो देखिए इस सिग्नल को वापस ट्रैवल है उसको, इसमें कितना टाइम लगा, TP टाइम लगा कितना टाइम लगा, TP टाइम लगेगा। इसका मतलब एक बात मैं बोल सकता हूँ कि जब 1 बिट जो आपका मैसेज का था यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ओके, तब तक भी अगर इस A ने अपनी फ्रेम को होल्ड कर रखा है, लास्ट बिट तक इसको होल्ड कर रखा है, तो इस A को पता चल जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरी फ्रेम की टक्कर हुई है किसी स्टेशन के फ्रेम के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टक्कर हो और मुझे पता चल जाए कि मेरी फ्रेम कोलाइड हो गई है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पे देखिए आपकी ट्रांसमिशन टाइम वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 × T प्रोपोगेशन, ठीक है। ये क्या है आपका कोलिजन डिटेक्शन कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी कोलिजन डिटेक्शन कंडीशन, एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू 2 × 2 TP होना चाहिए। अब यहाँ पे TT क्या है, देखिए TT का मतलब है ट्रांसमिशन टाइम। TT का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम, और TP का मतलब है प्रोपोगेशन टाइम। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं फिर से। अब यहाँ पे फॉर्मूला बता दूँ, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला है मैसेज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, और जो प्रोपोगेशन टाइम है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें बैंडविड्थ दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है। हमें क्या निकालना है, L निकालना है। और इसकी किसकी सहायता से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूला की सहायता से। देखिए पुट ऑन करते हैं, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × TP। TT की वैल्यू लिख लूँ मैं, क्या हो जाएगा, L अपॉन बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × TP। तो मैसेज की साइज़ किससे बड़ी होनी चाहिए, 2 TP × बैंडविड्थ। बस इसके अंदर आप फॉर्मूला रख लीजिए, आपकी मिनिमम मैसेज साइज आ जाएगी। तो 2 × प्रोपोगेशन टाइम क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या दी हुई है, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, अपॉन वेलोसिटी क्या दी हुई है, ये रही 2 × 10⁵ किलोमीटर, 2 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। और क्या है, इनटू बैंडविड्थ, ठीक है, ये बैंडविड्थ क्या दी हुई है, 1 Gbps। इसका मतलब क्या हो गया, 10⁹ बिट पर सेकेंड। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिए, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे अगर आप देखो 10⁵, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 9 में से 5 गया तो 10⁴। ये किलोमीटर से किलोमीटर गया, ये सेकंड से ऊपर चला जाएगा, सेकंड से सेकंड गया, क्या बच गया, बिट।
तो क्या हो गया, मैसेज की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपकी 10⁴ बिट्स। इसका मतलब जो आपकी जो फ्रेम की साइज़ है जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू 10,000 बिट से क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास CSMA CDA नेटवर्क है और आप चाहते हो कि अगर कोई कोलिजन हो तो जो भी सेंडर स्टेशन है या सोर्स स्टेशन है उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरी फ्रेम कोलाइड हुई है, तो उसके लिए आपकी फ्रेम की साइज़ 10,000 बिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर है C, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर गलत भी दे रखे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है, और मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन करके भी बता रहा हूँ, है ना। तो इसे 83 का आंसर क्या है, C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि इनको आप सोल्व कीजिए और ज़रूर ध्यान से कीजिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। If m is the size of sequence number filled in the bits in selective repeat ARQ and go back NRQ, then what will be the window size in this protocol। तो देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया था हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, कौन से प्रोटोकॉल है, फ्लो कंट्रोल, उसके अंदर जो विंडो साइज वाले प्रोटोकॉल है वो दो प्रोटोकॉल है। कौन कौन से आपके, GBN, और दूसरा कौन सा है आपके, SR प्रोटोकॉल। और हमने देखा था कि भाई इसकी अगर आपको विंडो साइज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, SR के अंदर 2n-1। ध्यान रखना -1 यहाँ नीचे है और यहाँ पे ऊपर है। जहाँ पे n क्या है आपका, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर बिट। क्या है, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर बिट। तो आ जाइए, आपसे क्या पूछा गया, सबसे पहले आपसे पूछा गया है सेलेक्टिव रिपीट SR के बारे में और उसके बाद GBN के बारे में। तो SR कौन सा है, ये वाला। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 2n-1, कोमा, और GBN 2n-1। देखिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी, ध्यान रहा एग्जाम के अंदर आपको पहले SR पूछा गया फिर GBN पूछा गया, तो इसी क्रम के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2n-1 और 2n-1। तो यहाँ पे n ले सकते हो, m ले सकते हो। यहाँ पे m दिया हुआ था तो इसकी जगह आप m रख सकते हो, है ना। अगर m की जगह k दिया होगा तो आप k रख सकते हो। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। और बताइए अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई थी आप कैलकुलेट कर सकते थे। अगर यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए 4, 5, 6, 7 कुछ भी दी हुई होती और आपको पूछते कि भाई विंडो साइज़ क्या रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 85 क्वेश्चन, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 85। देखिए एन इथरनेट मेक सब लेयर रिसीव्स 1510 बाइट्स। यहाँ पे देखिए मैंने वैसे तो आपको जो एक वीडियो सीरीज चलाई थी सूचना सहायक नाम से, जिसके अंदर मैंने आपको इथरनेट फ्रेम का कंसेप्ट बता रखा है, तो भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे इथरनेट फ्रेम के बारे में। ये आपकी इथरनेट फ्रेम है जिसको यहाँ पे कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी जिस फ्रेम से रिलेटेड है वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट है डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, मेक एड्रेस है ना, आप बोल सकते हो डेस्टिनेशन मेक एड्रेस। यहाँ पे आपका है सोर्स मेक एड्रेस, यहाँ पे आपके पास है टाइप, और यहाँ पे आपके पास है डेटा, और यहाँ पे आपके पास है सोर्स। और इनकी जो साइज़ है वो क्या रहने वाली है, यहाँ पे 6 बाइट, 6 बाइट, 2 बाइट, और ये हो गया आपके पास 4 बाइट। और ये जो डेटा की जो रेंज है वो आपकी रहने वाली है 46 बाइट से लेके 1500 बाइट तक, ठीक है, 46 बाइट से 1500 बाइट। ओके, ये है क्या है आपकी इथरनेट फ्रेम। क्या है आपकी इथरनेट फ्रेम। इसके अलावा आपके पास अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे दो और चीज़ें होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्रीएम्बल बिट, वो होती है आपकी 7 बिट की। ये कौन सी आपकी प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल का ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया है यहाँ से 7 बिट। और ये है आपकी स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमीटर, ये होती है आपकी 1 बिट की। तो इथरनेट फ्रेम की बात करें तो हम इसको मान के चलेंगे ना। तो अगर इसको मैं ओवरऑल बताऊं तो आपके पास ये हो गई 18 + x बाइट, ठीक है। अब यह x क्या है, x की वैल्यू क्या, वेरिएबल है। और वेरिएबल कौन सी वैल्यू, अगर आप देख बता सकते हो 46 बाइट और 1500 बाइट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि भाई मिनिमम फ्रेम साइज़ क्या है, तो क्या हो जाएगी 18 + x, x की वैल्यू क्या लोगे आप 46। इसका मतलब 64 बाइट, कम से कम इतनी फ्रेम होगी। और मैक्सिमम क्या हो जाएगी आपके पास फ्रेम की साइज़ 18 + 1500 बाइट। इसका मतलब
1518 बाइट से लंबी आपकी फ्रेम नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया हुआ है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, एन इथरनेट मेक सब लेयर रिसीव्स 1510 बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। ये आपके फिजिकल लेयर है, ये आपके डेटा लिंक लेयर है, और ये आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है। जो और यहाँ पे आपकी होगी ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर ने कोई डेटा सेंड किया, वो कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहाँ गया, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर ने डेटा सेंड किया, कहाँ आया, अब आपके डाटा लिंक लेयर के पास, ठीक है। और इसकी जो साइड दे रखी है आपको 1510। अब देखते हैं कि भाई डेटा लिंक लेयर के ऊपर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे डेटा की जो साइज देखिए, इथरनेट फ्रेम के अंदर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1500 बाइट, जबकि आपके पास जो नेटवर्क लेयर से डेटा है वो कितने बाइट का है, 1510। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, इस फ्रेम को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कितने टुकड़ों के अंदर, भाई मैक्सिमम मेरा 1500 ही हो सकता है, तो एक तो हो जाएगा 1500 और दूसरा हो जाएगा 10। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, 2 पार्ट के अंदर। एक तो हो जाएगी मेरी 1500 और दूसरी जो मेरी हो जाएगी वो कितने बाइट की हो जाएगी, यहाँ पे 10 बाइट की हो जाएगी। बस अब आपको पूछा है कि इसके बाद क्या होगा, इनमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए कम से कम ये 18 बिट तो ऐड होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रही है ना, 18 बिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप और CRC ऐड होंगे, और इसका कम्बिनेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 18, 18 प्लस x। ये कितनी हो जाएगी फ्रेम आपकी, 1518 बाइट की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आपकी बिट ऐड हो रही है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 12 13 14, यहाँ पे आपके 14 बाइट ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके 4 बाइट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और सेम केस का होने वाला है आपके नेक्स्ट वाली फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे भी आपके कितने ऐड हो जाएंगे, 14 बाइट ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके कितने ऐड हो जाएंगे, 4 बाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने होने वाली बताइए आप मेरे को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 + 10, इसका मतलब कितना हो गया, 28 बाइट। तो देखिए ऑप्शन अगर हम मैच करने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, Which one of the following is true? Make सब लेयर ऑफ इथरनेट एनकेप्सुलेट द डेटा इन ओनली वन फ्रेम। एक फ्रेम के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रेम की मैक्सिमम साइज 1500 बाइट ही है, और डेटा खुद आ रहा है 1510 बाइट का। मेक सब लेयर ऑफ द इथरनेट एनकेप्सुलेट द डेटा इन मोर देन वन फ्रेम ऑफ सेम साइज। ठीक है, मोर देन वन तो बिल्कुल सही है, पर क्या साइज सेम है, नहीं। यहाँ 1518 है और यहाँ पे कितने हो गए आपके 28 बाइट, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स। मेक सब लेयर ऑफ इथरनेट एनकैप्सुलेट द डेटा इन 2 फ्रेम ऑफ साइज 1518 बाइट और 28 बाइट। ये 1518 बाइट और 28 बाइट, तो ये सही है, सही है। आप देखिए यहीं पे गलती कर लोगे। मैंने आपको क्या बोला, फ्रेम की साइज़ कम से कम 46 बिट की होनी ही चाहिए, और अभी हमने टुकड़े करके जो फ्रेम बनाई है 10 बाइट अलग की है, उससे मेरी साइज़ कितनी बन रही है, सिर्फ 28 बाइट की ही मेरी फ्रेम की साइज़ बन रही है, जो कि अपने आप में गलत है। तो सही कैसे होगी, इसकी फ्रेम खींच के कैसे भी करके जो आपका सोर्स है, जो नोड है, वो कितनी ले जाएगा, कम से कम 64 बाइट तो ले जाने ही वाला है। तो जो इस फ्रेम है इसकी साइज़ आपकी मिनिमम 64 बाइट से कम कभी नहीं होने वाली। यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट दिया गया है। ओके, समझ में आया ना। तो देखिए लिखा था हुआ या मिनिमम 64 होगा, मैक्सिमम 18 होगा। तो भाई मैक्सिमम तो 518 है, तो फिर आप 28 बाइट को सही कैसे कर सकते हो, भाई 64 बाइट तो होनी चाहिए, तो 64 बाइट हो जाएगी। अब कैसे होगी, ये क्या करेगा, इसको 64 बाइट बनाने के लिए 28 + x बाइट का क्या करेगा, ये पेडिंग यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा, पेडिंग यूज़ करेगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 64 करोगे तो 30, 34 और 36, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 36 बाइट का ये पेडिंग यूज़ करेगा। ओके, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या आने वाला है, डी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए बुक के अंदर कहीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं दे रखे हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका आंसर डी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, हार फिर इसका आंसर आपका डी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, और जो रीज़न था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आप कहीं भी नहीं अटकने वाले हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर जैसा हार्ड एग्जाम आ जाए या किसका भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 देखिए, इफ़ एन इथरनेट फ्रेम इज रिसीव्ड विथ डेस्टिनेशन एड्रेस 0721 देन व्हाट इज द टाइप ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आपको अगर आपको पता करना है कि भाई ये इसका जो डेस्टिनेशन क्या है, यूनिक कास्ट है या मल्टी कास्ट है,
तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला एड्रेस लेना है बस, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस वाला एड्रेस 7, और यहाँ पे भी आपको क्या लेना रहता है, ये लास्ट वाला देखने का रहता है। अब मैं सीधा बता दूँ, अगर इस लास्ट की वैल्यू इवन है तो ये होता है आपका यूनिकास्ट, और लास्ट की वैल्यू आपके पास क्या है, ओड है, तो ये रहता है आपका मल्टीकास्ट। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। अगर इवन है तो यूनिकास्ट, ओड है तो मल्टीकास्ट, या लास्ट के अंदर वैल्यू अगर आपको 0 बिट दिखती है तो यूनिकास्ट, और अगर 1 बिट नज़र आती है तो मल्टीकास्ट। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, मल्टीकास्ट इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये इथरनेट फ्रेम का एड्रेस दिया हुआ है, मैक एड्रेस दिया हुआ है जिससे आपको पूछा है, इफ़ एन इथरनेट फ्रेम इज रिसीव्ड विद द डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको डेस्टिनेशन एड्रेस मिला है, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, किस तरह का ये डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, कौन सा होगा, ये मल्टीकास्ट एड्रेस होने वाला है, यानी एक से ज़्यादा जनों को ये फ्रेम आपकी जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, 100 स्टेशंस ऑन अ प्योर अलोहा नेटवर्क शेयर ऑफ 1 Mbps channel if the frame are 1000 bits long, the throughput if each station is sending 10%। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, ये प्योर अलोहा की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्योर अलोहा के अंदर बोल रहा है कि ये जो स्टेशन है, टोटल स्टेशन कितने आपके पास 100, कितने स्टेशन है 100 स्टेशन है, 1 से लेकर 100 तक, और हर एक स्टेशन कितनी फ्रेम सेंड कर रहा है, हर एक स्टेशन जो आपके फ्रेम सेंड कर रहा है, कितनी सेंड कर रहा है, कम से कम 10 फ्रेम सेंड कर रहा है, कितनी सेंड कर रहा है 10 फ्रेम सेंड कर रहा है। और ये बोला है हर एक जो फ्रेम है उसकी जो साइज़ है वो दे रखी है आपको 1000 बिट, कितनी दे रखी है आपको 1000 बिट दे रखा है। और ये बोल रहा है कि ये जो चैनल है इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी 1 Mbps इसकी कैपेसिटी दी हुई है। तो ये पूछा है कि अगर हम प्योर अलोहा यूज़ करते हैं तो भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी रहने वाली है, या इसका थ्रूपुट कितना रहने वाला है, ये इसके अंदर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं प्योर अलोहा के थ्रू ही। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ट्रांसमिशन टाइम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसमिशन टाइम। क्योंकि देखिए मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है एक तो बैंडविड्थ, देखिए जो दिया हुआ है उससे आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। एक ये दी हुई है मेरे पास बैंडविड्थ, और दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे को, लेंथ ऑफ मैसेज, जिसको मैं एल से डिनोट करता हूँ, मतलब लेंथ ऑफ मैसेज दिया हुआ है। तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ट्रांसमिशन टाइम निकाल लेते हैं, एल अपॉन बैंडविड्थ। एल की वैल्यू क्या है 1000 बिट, और बैंडविड्थ क्या है 10⁻6 बिट पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10⁻³ सेकेंड, या इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 मिली सेकेंड। क्या दोनों में कोई फ़र्क है क्या, नहीं सर कोई फ़र्क नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास 1 मिली सेकेंड। ओके चलिए अब हम इसे आगे करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पास हो गया क्या 1 मिली सेकेंड। अब देखिए ये जो ट्रांसमिशन टाइम है आपका किसका है, 1 फ्रेम का है, किसका है, 1 फ्रेम का है। भाई 1 फ्रेम का ही है ना, मैंने ये लेंथ जो ली 1 फ्रेम की ली। ऐसे आपके पास कितनी फ्रेम है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपकी जो फ्रेम जो ट्रैवल हो रही है कितनी हो रही है, यहाँ पे 1000 कितनी हो रही है 1000। कैसे हो रही है, देखिए स्टेशन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं 100, और हर एक स्टेशन कितनी फ्रेम प्रोड्यूस कर रहा है 10 कर रहा है। इसका मतलब 1000 फ्रेम आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने में 1 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है। तो 1000 फ्रेम को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा, 1000 × 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। क्या हो जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, जी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। जी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो चुकी है। यही इंपॉर्टेंट है, आपको जी की वैल्यू निकालनी। जी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड इन गिवन टाइम स्लॉट। किसी गिवन टाइम स्लॉट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आ रही है फ्रेम सेंड करने के लिए, वो वैल्यू होती है आपकी जी की। तो देखिए अब प्योर अलोहा के अंदर अगर आपको थ्रूपुट कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जी × e⁻²g ये होता है। तो वैल्यू रख दीजिए, जी की वैल्यू क्या 1 × e⁻²। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे कि ई की जो वैल्यू होती है आपकी, जो ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि भाई ई की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो। जो ई की वैल्यू होती है आपकी होती है 2.71। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 1 × 2.71 × की पावर -2,
जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.135। ठीक है, तो ये जो है ना आपको एग्जाम के अंदर दिया होगा वैसे इस ई की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके क्या आंसर निकलने वाला है, अगर आपको सिंपल करना है तो ये आंसर आपको दिया होगा, स्पेसिफाई होगा। ठीक है, टेंशन मत लो इसकी। तो जब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे थ्रूपुट तो ये आपके निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये है आपके पास क्या आ गया 0.135, और टोटल हम कितनी फ्रेम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1000 फ्रेम ट्रांसफ़र करें, कितनी करें 1000। तो फाइनली इसका थ्रूपुट क्या आ जाएगा 1000 इंटू 0.135, तो ये क्या आ जाएगा आपके ये मेरे ख्याल से आपके पास आना चाहिए, यही आंसर निकल के आना चाहिए 13.5% के आसपास। ठीक है, तो देखिए आपके पास अगर 0.135 आ गया है तो आप आराम से इसको आंसर किसे टिक कर सकते हो, सी इसका आंसर आप आराम से टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है 87 का, ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो देखिए प्योर अला के क्वेश्चन, जैसे अगर आप इन डेप्थ एग्जाम दे रहे हो, जैसे प्रोग्रामर दे रहे हो तो वहाँ पे यूजीसी नेट दे रहे हो, गेट दे रहे हो, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और भी इस तरह के क्वेश्चन है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, वहाँ पे और ज़्यादा हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर सही में मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। एग्ज़ाम में अभी टाइम है पर हिम्मत नहीं आना है, 100 दिन है तो 100 दिन तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम कम से कम 80 दिन तक तो मैं आपके लिए इस तरह के MCQs लेके आता रहूँ। ओके, हो सकता है बीच में 1-2 दिन का डिले हो सकता है, क्योंकि देखिए शादी ब्याह में जाना रहता है। तो प्लीज़ वेट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू।